हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट्रीज, मशीन, चिमनीज, रेलवेज और लाउड नॉइसेस आने लगता है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ मशीन्स की कहानी नहीं है। ये चैप्टर लोगों की जिंदगी, उनके स्ट्रगल, उनके सपने और उनके लॉस की कहानी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दुनिया को मॉडर्न बनाया, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन की प्राइस भी थी। किसी के लिए ये प्रोग्रेस थी, किसी के लिए पॉवर्टी, किसी के लिए जॉब्स, किसी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट। इसी बैलेंस को समझाने इस चैप्टर का मेन एम है। इस चैप्टर में हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले दुनिया कैसी काम करती थी, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर कैसे बना, वर्कर्स और वुमेन की लाइफ कैसे चेंज हुई, और इंडिया जैसे कॉलोनीज पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा। सो विल स्टार्ट विद यहाँ पर से। पहला क्या है, सबसे पहले व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग समझते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन का शिफ्ट होना फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स। कहाँ से? हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले चीजें ज्यादातर हाथ से बनती थी, जैसे कि कपड़े, टूल्स, यूटेंसिल्स सब आर्टिजन्स और कार्ट्समैन बनाते थे। सो बेसिकली अगर हाथ से बन रही चीजें तो क्या होगा, प्रोडक्शन स्लो था। और जो क्वांटिटी उस समय की थी वो लिमिटेड थी, और प्राइस जैसे कि क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो पैसा भी ज्यादा सबके पास है सेम उसको मांगने के, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता था। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्शन स्लो था, क्वांटिटी लिमिटेड थी, और जो प्राइस था दैट वाज टू हाई। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई। क्या क्या इंट्रोड्यूस हुई? मशीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मशीन इंट्रोड्यूस हुई, फैक्ट्रीज बनाई, स्टीम पावर और कोल यूज हुआ, और मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दिन में आ गया, ये एक लॉन्ग प्रोसेस था जो ग्रेजुअली डेवलप हुआ। ठीक है। सो अपन देखेंगे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो फैक्ट्रीज के आने से पहले यूरोप में एक सिस्टम था जिसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता था। इस सिस्टम में फैक्ट्रीज नहीं होती थी, ठीक है, तो प्रोडक्शन विलेजेस में होता था, एंड मर्चेंट्स शहरों से रॉ मटेरियल्स लाते थे और गांव के आर्टिशंस को देते थे। क्या करते थे, अब ये देख, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये कहाँ से लाते थे? अर्बन एरिया मतलब सिटी से। फिर यहाँ से सामान ले गए, कहाँ ले आते थे? रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज से क्या करते थे, यहाँ से आर्टिशियंस को देते थे, फिर आर्टिशियंस इस चीज को बनाते थे। समझ रहे हो? तो अब जो आर्टिशियंस थे अपने घर या छोटी वर्कशॉप में काम करते थे। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ। कॉटन और वुलन कपड़े इस सिस्टम के थ्रू बनते थे। क्या क्या बनते थे? समझ आ रहा है कि कुछ? हाँ। तो इस सिस्टम के कई फायदे थे। फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलती थी और मर्चेंट्स को गुड्स भी मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी। क्या बढ़ी? डिमांड। और मार्केट क्या हुआ? एक्सपांड हुआ। क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ। सो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम इनसफिशिएंट हो गया। इसी लिमिटेशन ने फैक्ट्रीज के आइडिया को जन्म दिया। क्या समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मान लो पहले 10 लोग थे, तो 10 लोग थे तो चलो मैं हाथ से बना दूंगा। ठीक है। अब धीरे धीरे कैसा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मान लो पहले 10 थे तो अब हो गए 100, तो 10 टाइम्स बढ़ गया ना। अब हाथ से तो पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए? मशीन्स वगैरह चाहिए, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है, जो लिमिटेशन है उसको फुलफिल करता है। ठीक है। चलो, अब अपन देखेंगे द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। मैप। हाँ। सो ब्रिटेन दुनिया का पहला कंट्री बना जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। इसके पीछे कई रीजन थे, जैसे ब्रिटेन के पास कोल और आयरन जैसे नेचुरल रिसोर्सेज थे। क्या था ब्रिटेन के पास? कोल और
नेचुरल रिसोर्सेज। तो ब्रिटेन के पास कॉलोनीज थी जहां से रॉ मटेरियल मिलता था और जहां ब्रिटिश गुड्स सेल किया जा सकते जा सके। तो ब्रिटेन को जो ब्रिटेन का पॉलिटिकल सिस्टम काफी स्टेबल था। ठीक है, और बैंक्स और कैपिटल अवेलेबल था। अब फैक्ट्रीज आपको ओपन करनी है तो पहले तो क्या है, आपका जो सिस्टम है वहां पर वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल, चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से। ठीक है। उसके बाद क्या, रॉ मटेरियल भी चाहिए उनको। ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा? कॉलोनीज से आएगा। जबकि कॉलोनीज भारत ये सब है। ठीक है, तो ये सारा फुलफिल कर रहे हैं अपने आप। ठीक है। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। कॉटन इंडस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई, जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, पावर लूम। इन मशीन्स ने प्रोडक्शन को बहुत फास्ट और चीप बना दिया। तो हैंडलूम वीवर्स compete नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होने लगे। सही है ना? मशीन्स अभी भी कैसा हो रहा है, मशीन्स आ रही है, लोगों की जॉब जा रही है। अब जैसे एआई आ रहा है तो ऐसा कह रहे हैं और कह भी नहीं रहे। लाइक क्या कह रहे हैं कि एआई आने से आपकी जॉब जा सकती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जा सकती, लेकिन हाँ बड़े पे की लाइक देखे जाएंगे तो काफी जॉब्स जा रही है। ठीक है। हाँ। फिर इन मशीन ने प्रोडक्शन फास्ट कर दिया, राइट? फिर जो वीवर्स थे, हैंडलूम वीवर्स, वो compete नहीं कर पा रहे थे, वो क्या होने लगे, अनएम्प्लॉयड होने लग गए। ठीक है। हाँ। तो फैक्टरीज के ग्रोथ के साथ एक नया क्लास डेवलप हुआ, जिसमें हम वर्किंग क्लास कहते हैं, जिसे हम वर्किंग क्लास कहते हैं। ठीक है। गुड। फिर लाइफ ऑफ वर्कर्स, क्या देखेंगे हम? लाइफ ऑफ वर्कर। देखो, फैक्ट्रीज में काम करना वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल था। जो वर्किंग आवर्स थे वो थे 12 आवर्स के। कितने? 12 आवर्स। वेजेस बहुत ही कम थी। फैक्ट्रीज अनसेफ होती थी। वुमेन और चिल्ड्रन से भी काम करवाया जाता था क्योंकि उन्हें कम वेजेस देनी पड़ती थी। अब अभी भी कैसा होता है, कोई मेल है, कोई फीमेल है और एक कोई बच्चा है, आई मीन 14 15 ईयर्स का। ठीक है। तो जो मेल है उसकी जो वेज है, वेज मतलब पगार, वो ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल। उसको लेट्स सपोज इसको 650 रुपीज या 500 रुपीज देते हैं, फीमेल को उसका हाफ ही देंगे, 325। और इसको तो और कम देंगे, 200 रुपये। ऐसा रहता है, तो करके इनसे भी बहुत काम कराया जाता है, इनसे बराबर काम कराया जाता है। ठीक है। लेकिन अनसेफ था काफी उस समय। ठीक है। सो सिटीज ओवर क्राउडेड हो गई, स्लम्स डेवलप हुए, डिजीजेस स्प्रेड हुए। अब स्लम्स कैसे बनते हैं? अभी जैसे गांव से एकदम से लोग जाते हैं। ठीक है। गांव से मतलब प्लान नहीं रहता, जॉब्स नहीं रहती, जॉब की सर्च में आते हैं काफी लोग, काफी टाइम स्ट्रगल में निकल जाता है, तो वो क्या करते हैं, छोटा सा जैसे पतरे का या किसी कपड़े का घर साइड में बना देते हैं, सिटी की लाइक साइड में कहीं, तो उसको धीरे धीरे स्लम्स में क्रिएट हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो वर्कर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो वर्कर्स तुरंत अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से लेबर मूवमेंट्स क्या हुए, लेबर मूवमेंट्स, फिर ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्रीज लॉ डेवलप हुए। फिर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। ठीक है, भारत के अंदर। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया गया, बल्कि एक्सप्लॉइट किया गया। इसलिए हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्यों, हम लोग कॉलोनाइज थे। ठीक है। सो इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लाईज और ब्रिटिश गुड्स के मार्केट के रूप में यूज किया गया। इंडियन कॉटन ब्रिटेन भेजा गया और वहां मशीन मेड कॉटन क्लॉथ बनाकर इंडिया में बेचा गया। इससे इंडियन जो हैंडलूम इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई। वीवर्स अनएम्प्लॉयड हो गए और पॉवर्टी बढ़ गई। 19th सेंचुरी के एंड तक कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हुई, जैसे कॉटन मिल्स इन बॉम्बे, जूट मिल्स इन बंगाल। कहाँ देखो, याद रखो, कॉटन मिल्स कहाँ बनी भैया? राइट, बॉम्बे में। सुन रहे हो ना? फिर बाद में जूट मिल्स कहाँ बनी? बंगाल में। ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज भी ब्रिटिश इंटरेस्ट के कंट्रोल में थी। ठीक। आ रही समझ बात क्या कह रहा हूँ मैं? चलो, फिर अपन देखेंगे क्या है, वुमेन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट वुमेन पर भी पड़ा। वर्किंग क्लास वुमेन फैक्ट्रीज में काम करती थी, लेकिन उन्हें बहुत कम वेजेस मिलती थी। और जो मिडिल क्लास वुमेन को फैक्ट्रीज में काम करना सोशली अनएक्सेप्टेबल माना जाता था, उन्हें हाउसवाइफ के रोल तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जेंडर रोल्स को भी डिफाइन किया। देख रहे हो कहाँ से क्या आ रहा है?
चलो फिर आखिर में अपना वही नॉर्मल कंक्लूजन सुनो अच्छे से। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक डबल एज स्वॉर्ड था। ठीक है, इसने दुनिया को मॉडर्न बनाया, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और सफरिंग भी लाई। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें ये सिखाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ मशीन्स और प्रॉफिट से नहीं होता, बल्कि ह्यूमन वेलफेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो नेशन है वेलफेयरिज्म पे काफी फोकस करता है। इस पे वेलफेयरिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा, एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब प्रोडक्शन शिफ्ट, हैंड शिफ्ट से मशीन तक गया। फिर मशीन फैक्ट्रीज आई, पावर, कोल और स्टीम, फिर मास प्रोडक्शन होना चालू हो गया। फिर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन बिफोर इंडस्ट्रीज इन विलेज एंड होम्स, मर्चेंट्स गिव रॉ मटेरियल्स टू आर्टिसंस प्रोड्यूस गुड्स, स्मॉल वर्कशॉप्स मोस्टली टेक्सटाइल्स। फिर देखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन, कंडीशन फॉर ब्रिटेन, विलेज एंड स्टेबल गवर्नमेंट, फर्स्ट इन्वेंशन फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम। फिर इंडस्ट्री मोस्टली टेक्सटाइल थी। डिसएडवांटेज क्या था? लिमिटेड प्रोडक्शन था। फिर क्या हुआ? ट्रेड यूनियंस बनी कहाँ? भारत के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज इंडिया, ब्रिटिश रूल रॉ मटेरियल सप्लायर के रोल में देख ले भारत को। हैंडलूम इंडस्ट्री, चीप ब्रिटिश गुड फ्लडेड द इंडियन मार्केट। जैसे हमारे जो वीवर्स थे उनका पूरा खराब हो गया और वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो लेट 1800s तक मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ गई ब्रिटिश के इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, उन्होंने हमारा डेवलपमेंट होने नहीं दिया। फिर देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, ये हमने देखना है, हाँ। फिर इंडिया ब्रिटिश रूल रॉ मटेरियल सप्लाई के रूप में देख रहे थे, ये हमने देख लिया। सो बेसिकली while industrialization brought progress and innovation, it also created inequality, poor working condition and the exploitation of colonies. So हमने कुछ कुछ कीवर्ड देखे, ये आया, कॉटन मिल्स, ट्रेड यूनियंस, कोलिशन। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो बाय।